नमस्कार। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक दिलचस्प चुनावी किस्सा लेकर। पिछली बार का सिरा हमने छोड़ा था दूसरे आम चुनावों की शुरुआत को लेकर। जी हाँ, 1952 के पहले आम चुनाव के किस्से हमने आपको सुनाए और उसके बाद हम आ गए थे 57 के दूसरे चुनाव पर, जब हमारे चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन साहब थोड़े और परिपक्व हो गए थे, अनुभव था और उस अनुभव का लाभ वो उस चुनाव में ले रहे थे। उसी सिरे को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने एक दिलचस्प किस्सा ला रहे हैं, बात को भी समझ रहे हैं और चुनावी किस्सा भी आपको समझा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले किस्से में कहा था, कांग्रेस के सामने 1957 के चुनाव नतीजों ने कई नई चुनौतियों के द्वार खोल दिए थे। ये चुनौती उसे दक्षिण और पूर्वी भारत से मिली थी। पश्चिम से आई खबरों ने भी नेहरू की पार्टी को नई चुनौतियों का, नई दिक्कतों का आभास करवा दिया था। आज के चुनावी किस्से में हम इन्हीं चुनौतियों की बात करेंगे। दरअसल पूरब में उड़ीसा के, जिसे अब हम ओडिशा कहते हैं, और पश्चिम में बंबई प्रांत में कांग्रेस की मुश्किलों ने दरवाजे पर दस्तक दे दी थी, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण में तमिलनाडु से केरल ने हवा के बदलते रुख का एहसास करवा दिया था। आप देखिए, एक ही चुनाव हुआ है और कांग्रेस के लिए दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं दूसरे ही आम चुनाव में 1957 में। उड़ीसा में कांग्रेस को गणतंत्र परिषद से चुनौती मिली। स्थानीय जमींदारों के इस समूह ने वामपंथी पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस को 20 लोकसभा सीटों वाले राज्य में महज 7 सीट पर समेट दिया। जी हाँ, 20 सीटें उस वक्त थी उड़ीसा में, उसमें से कांग्रेस के पास केवल 7 सीटें आईं और ये पहली चुनौती, बड़ी चुनौती उड़ीसा से मिली कांग्रेस को। इसी तरह बंबई प्रांत की 66 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 38 सीटें ही गई। यहां कांग्रेस को हुए नुकसान के पीछे संयुक्त महाराष्ट्र समिति और महागुजरात परिषद जैसी पार्टियों को माना गया। ये दोनों दल अपने अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण की। जी हां, दक्षिण जो 2024 के चुनावों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। आगे जाकर हम यह भी देखेंगे कि जब जब चुनौती आई, इंदिरा गांधी के सामने भी चुनौती आई, तो कांग्रेस का तारणहार दक्षिण ही बना। अगर अभी सुकून की बात कांग्रेस के लिए पूरे देश में कहीं है 2024 की परिस्थितियों में, तो वो भी दक्षिण से ही है। हिमाचल का किला फिर से हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना ने फिलहाल दक्षिण में कांग्रेस की इज्जत बचा कर रखी है। उसी दक्षिण की बात करेंगे जहां कांग्रेस अब अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने जा रही थी 1957 के चुनाव में। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1957 की, देश के दूसरे आम चुनावों की। पहली चुनौती दरअसल मद्रास से थी। यहां भी कांग्रेस के खिलाफ एक क्षेत्रीय चुनौती पनप रही थी। यह चुनौती द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके के शक्ल में थी। जी हां, डीएमके अब सभी इसी नाम से परिचित हैं, बाद में एआईडीएमके भी अस्तित्व में आई, पर डीएमके की यह चुनौती 1957 में ही शुरू हो गई थी। ईवी रामास्वामी नायकर के द्रविड़ आंदोलन से निकली इस पार्टी का गठन उनके ही शिष्य रहे सीएन अन्नादुरई ने किया था। जी हाँ, सीएन अन्नादुरई, जो दक्षिण भारत की, खास तौर पर तमिल की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम। पेरियार के नाम से मशहूर ईवी रामास्वामी की पहचान राजनीति, संस्कृति और धार्मिक क्षेत्र में उत्तर भारतीयों के वर्चस्व के विरोधी के रूप में थी। पेरियार ने उस वक्त दक्षिण भारत में द्रविड़ नाडु के नाम से एक अलग देश की मांग कर दी थी और उनके पूर्व शिष्य सीएन अन्नादुरई ने पेरियार से मतभेद के बाद डीएमके की स्थापना कर ली। अन्नादुरई ने संसदीय राजनीति द्वारा पेरियार की अलगाववादी मांग को आगे बढ़ाने की कोशिश की। 1957 का चुनाव इस पार्टी का पहला चुनाव था। अपने पहले ही चुनाव में इस पार्टी को सीटें भले ही कम मिली, लेकिन इस पार्टी को मिली सफलता एक बड़ी चिंता के तौर पर कांग्रेस के लिए उभरी। कांग्रेस के माथे पर जो शिकन की लकीरें थी, उससे समझा जा सकता था कि वो समझ गए थे कि ये चुनौती गंभीर है और आने वाले समय में इससे भी कहीं बड़ी हो जाएगी। इसका कारण दरअसल इस पार्टी की एक मांग थी। यह पार्टी भाषा और नस्ल के आधार पर अलग राज्य की ही नहीं, बल्कि अलग देश की मांग कर रही थी। अलग राज्य की मांग आज़ादी के बाद से ही इस देश में लगातार उठती रही है, लेकिन डीएमके ने तो संसदीय राजनीति में प्रवेश करने के साथ ही साथ अलग राज्य की नहीं, भाषा और नस्ल के आधार पर अलग देश की मांग शुरू कर दी। हालांकि 1962 के भारत चीन युद्ध और राष्ट्रीय राजनीति के बदले परिदृश्य के बीच डीएमके ने स्वतंत्र द्रविड़ नाडु की इस मांग को छोड़ दिया। जी हाँ, बहुत दिलचस्प है ये मोड़ जहाँ पर हम आकर चुनावी किस्से में रुके हैं।
जब देश आज़ाद हुआ तो सभी को लगा कि इस अनेक राज्यों के संघ वाले भारत राष्ट्र में कहीं उनका अस्तित्व खो न जाए, कहीं उनके अस्तित्व पर उनकी भाषा संस्कृति जो हर एक की हमारे देश में अलग है, विविधता है जिसको हम कहते हैं, उस पर कोई आंच ना आ जाए। लेकिन जो युद्ध हुए उन्होंने देश को, देश की सामरिक शक्तियों को नुकसान ज़रूर पहुंचाया। खासतौर 62 का युद्ध जिसमें चीन से हमें पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस नुकसान ने एक बेहतर काम ये ज़रूर कर दिया कि सभी को ये समझा दिया कि एक राष्ट्र के रूप में हम कितनी बड़ी शक्ति हैं। तो ये एक बहुत ही संजीदा मसला था कि भाषा और नस्ल के आधार पर अलग राष्ट्र की मांग हो रही थी, लेकिन वहीं जब भारत पर हमला हुआ, उसकी संप्रभुता पर हमला हुआ, तब इस तरह की मांग करने वालों को ये समझ में आया कि ये जो मांग है ये कितनी भयावह है और आगे लंबे समय में एक राष्ट्र के साथ सह अस्तित्व में रहना, एक राष्ट्र के रूप में सह अस्तित्व में रहना ही ज़्यादा फायदेमंद है। तमिलनाडु के बाद अब हम चलते हैं केरल। जी हाँ, केरल 1957 के चुनाव में कांग्रेस को सबसे तगड़ा झटका देश के दक्षिणी छोर पर स्थित इसी राज्य से लगा। यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई। चुनौती भी ऐसी कि इस पार्टी ने कांग्रेस को राज्य की सत्ता से बाहर कर दिया। जी हाँ, तो पहला चुनाव 1957 का, जब 52 के चुनाव में पूरे देश में प्रचंड बहुमत से जीती कांग्रेस को पहला राज्य गंवाना पड़ा। जो पहला राज्य गंवाया 1957 में कांग्रेस ने, वो था केरल। इसके साथ ही आज़ादी के 10 साल बाद केरल वह पहला राज्य बन गया जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई। लोकसभा के साथ साथ कराए गए राज्य के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट को केरल की 126 में से 60 सीटों पर जीत मिली। 5 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से वाम दलों ने बहुमत भी हासिल कर लिया और ईएमएस नंबूदिरीपाद देश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। केरल की 18 में से 9 लोकसभा सीटें भी कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में गई। वहीं कांग्रेस को केवल 6 सीट ही हाथ लगी। कम्युनिस्ट विचारधारा की किसी बड़े देश के बड़े राज्य के चुनाव में यह पहली जीत थी। जी हाँ, कम्युनिस्ट विचारधारा जो इतनी तेजी से दुनिया में पांव पसार रही थी, लेकिन उसकी हमारे यहाँ यह पहली बड़ी जीत थी। और शीत युद्ध की ओर बढ़ती दुनिया के लिए यह नतीजे कई सवाल भी लेकर आए थे। कई विवादों के बीच केरल की यह गैर कांग्रेसी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। जी हाँ, तो आज़ादी के 10 साल बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी केरल में, लेकिन वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। महज 2 साल बाद ही ईएमएस नंबूदिरीपाद सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। 1960 में राज्य में नए सिरे से विधानसभा के चुनाव हुए और इन चुनावों में वाम दलों को बहुत बड़ी हार मिली। तो जो 2 साल पहले ही सत्ता में आए थे वाम दल, उनको 2 साल बाद ही फिर से जो चुनाव हुए उनकी सरकार बर्खास्त होने के बाद उसमें हार मिली। कांग्रेस ने इन चुनावों में सोशलिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग से गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन के लिए खुद नेहरू ने जमकर प्रचार किया। ये चुनाव लोकतंत्र और साम्यवाद में से किसी एक को चुनने का चुनाव बन गए। चुनाव के दौरान रिकॉर्ड 84% मतदान हुआ। सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस को 60 सीटें मिली तो उसके सहयोगी दलों ने 31 सीट पर जीत दर्ज की। वाम दल महज 26 सीटों पर सिमट गए। नतीजों के बाद एक और दिलचस्प बात हुई। 127 सीट वाले सदन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन मुख्यमंत्री सोशलिस्ट पार्टी के पीए थनु पिल्लई थे। तो ये एक दिलचस्प बात थी कि कम सीट वाला भी मुख्यमंत्री बन गया और ये उदाहरण 57 के चुनाव से ही शुरू हो गया। 1957 के चुनाव में ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार जनसंघ के टिकट पर संसद पहुंचे। वाजपेयी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से चुनाव जीतकर सांसद बने थे। प्रधानमंत्री नेहरू उनकी भाषण कला के इतने मुरीद हुए कि उन्होंने यह तक कह डाला कि यह युवा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और उनकी कही बात सच भी साबित हुई, ये हम सब जानते हैं। पंडित नेहरू की यह बात 39 साल बाद 1996 में तब सही साबित हुई जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी इसी चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर पहली बार सांसद बने थे और अपना पहला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीते मोरारजी ने 1977 में देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का एक इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया था। तो ऐसा चुनाव था 1957 का जिसमें कई ऐसे सांसद भी जीते जो आगे जाकर देश के प्रधानमंत्री बने। इसी चुनाव में एक और नेता
पहली बार सांसद बनने का जिनको मौका मिला और जो देश के प्रधानमंत्री बने वो थे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, शास्त्री जी इलाहाबाद सीट से चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। तो इस तरह हमने देखा कि 1957 के चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री तीनों ही आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने, पहली बार संसद में पहुंचे थे। देश की ये चुनावी यात्रा और उससे जुड़े चुनावी किस्से सचमुच बेहद दिलचस्प हैं और जब हम नए चुनावों की ओर बढ़ रहे हैं तो इनकी तरफ झांक कर देखना, अतीत में झांक कर इन किस्सों के पन्ने पलटकर इनसे गुजरना बहुत ही दिलचस्प है। हमें उम्मीद है कि आपको भी ये यात्रा पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो इस पर टिप्पणी कीजिए, इसको साझा कीजिए और सुझाव भी दीजिए कि हम इसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं। आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।